Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to cover circles. तो जे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल्स चैप्टर हम इस वाली वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। ये एक रिवीजन वीडियो होगी जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कंसेप्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब सर्कल्स जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है और उसी डेफिनेशन की हेल्प से हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब सर्कल्स की डेफिनेशन आपने क्लास 9th-10th में भी पढ़ी होगी। वो क्या होती है? लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर मैं उन सबको जोड़ दूँ तो वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो ये थी सर्कल्स की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन की हेल्प से हम सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो हम जो क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी है एच कॉमा के, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस की दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हो गए, ये वाले सारे पॉइंट्स अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो एक सर्कल फॉर्म करेगा। अब मुझे क्या करना है, इनकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारे जो वेरिएबल पॉइंट्स है उसको एक नाम दे दूंगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। डेफिनेशन क्या कहती है? सेंटर और जो सर्कल है उस पर किसी भी पॉइंट पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियस के बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और उसको जो है इसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल से रेडियस करते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर के। तो इस तरह से मुझे मिल गया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल की, जब हमें सेंटर पता हो और जो है रेडियस पता हो तब जो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सर्कल की डेफिनेशन से ही उसकी इक्वेशन बना ली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये था सर्कल की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन। अब इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब कि कोई से भी सर्कल की इक्वेशन होगी वो इसी फॉर्म की होगी। वहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा और एक कांस्टेंट का टर्म होगा। अगर ये सारी चीज़ें आ रही है तो वो एक सर्कल की इक्वेशन है। और साथ में सर्कल की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके होते हैं? तरीके ये होते हैं कि सर्कल की इक्वेशन में क्या होगा, पहली बात तो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, दूसरा एक्स वाई की टर्म नहीं आएगी और लास्ट में आ जाते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर हो गए। तो ये था कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं और सर्कल की इक्वेशन को हम पहचान कैसे सकते हैं। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब और चीज़ें देखते हैं। और चीज़ें कैसे, मतलब कि ये तो हमने देख लिया, अगर हमें सेंटर और रेडियस पता हो तब हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब कि मुझे डायमेट्रिक एंड्स दिए रखे होंगे, मान लेते हैं मेरे पास ये x1 कॉमा y1 और दूसरा है x2 कॉमा y2। ये मुझे सर्कल के डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं, तो फिर मैं इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ। तो इस सिनेरियो में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, वो इस टाइप से लिखी जाएगी। कैसे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं जब हमें दो डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हो सर्कल के। यहाँ पर वैसे यूज़ क्या होगा, अगर हमें इसका प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ये डायमेट्रिक एंड्स है और मान लेते हैं आपने कोई आर्बिट्री पॉइंट है सर्कल पे, तो फिर ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि ये अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ इसको यहाँ से जोड़ दूँ तो बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके हम इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। तो ये था कि हम अगर मैं दो डायमेट्रिक एंड्स दे रखे होंगे तो सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मुझे ये दे रखा हो कि मेरे पास एक सर्कल है, वो इन 3 पॉइंट से क्या कहते हैं पास कर रहे हैं, तो मुझे सर्कल की इक्वेशन बता दो। तो इसके लिए तो एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन हम वो वाला फॉर्मूला नहीं करेंगे क्योंकि उसको करने का कोई यूज़ नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आपको सर्कल पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी और सी,
तो फिर आप इसकी इक्वेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर इन 3 पॉइंट्स के इसमें पुट कर दोगे तो आपको जी, एफ और सी इसमें एक 3 वेरिएबल की 3 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएगी जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आप जो जी, एफ और सी को सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो है क्या कहते हैं, सर्कल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उस पर 3 पॉइंट्स दे रखे, 3 गिवन पॉइंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मीनिंग होता है, पहले हम एक्स वाई में रिलेशन कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ टी और वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। मतलब कि एक्स को टी के टर्म्स में लिख लिया और वाई को भी टी के टर्म्स में लिख लिया। तो ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। अब सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, वो ये होगी कि पहले तो सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म इस टाइप से लिखी जाती है। अब इससे ही हम पैरामीट्रिक फॉर्म बनाएंगे। कैसे? अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि एक्स जो है एच प्लस आर कॉस थीटा है और वाई जो है के प्लस आर साइन थीटा है, तो ये जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई करें। कैसे? एच से एच कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं किसकी, सर्कल की। तो ये जब हमें सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, तो ये था पैरामीट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमें सेंटर और रेडियस पता हो। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं कि इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मतलब कि अगर मैं एक सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट था, मैं यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ से 2 टैंजेंट्स ड्रॉ की। दूसरा ऑप्शन है कि मुझे इस पे एक पॉइंट दे रखा है और मैं इस तरह से टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों ही केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस आ जाते हैं कि मुझे इस पे पॉइंट दे रखा है, मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है, ये सेंटर टाइप रीजन है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस केस में अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है x1 कॉमा y1 है, तो फिर इसके टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जब भी t की टर्म आए इसमें आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर की जगह x x1 लिखना होगा, y स्क्वायर की जगह y y1 लिखना होगा, x y की जगह x1 y प्लस y1 x डिवाइड बाई 2 लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन करो, मतलब कि अगर मेरे पास ये सर्कल दे रखा है, सेंटर था ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 कॉमा y1 है, तो टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है उसमें आप x स्क्वायर की जगह x1 लिखोगे, y स्क्वायर की जगह y1 लिखोगे और xy की जगह x1 y प्लस y1 x डिवाइड बाई 2 लिखोगे। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं क्योंकि सर्कल में ये होता नहीं। ठीक है, तो अब टैंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मुझे पता चल गई इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगी। और इस टाइप से जो मैंने इक्वेशन लिखी है टैंजेंट की, इसे हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म, क्योंकि टैंजेंट को निकालने के 3 तरीके होते हैं, टैंजेंट हो या फिर नॉर्मल। उसमें हम 3 टाइप डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है पॉइंट फॉर्म, फिर आ जाता है पोलर फॉर्म और लास्ट में आ जाता है स्लोप फॉर्म। हमने पॉइंट फॉर्म डिस्कस कर लिया क्योंकि हमने इसमें जो टैंजेंट है x1 और y1 की टर्म्स में लिखी है। अब पोलर फॉर्म में क्या होगा, आप जो है x1 और y1 की जगह इनके पोलर कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करोगे, या फिर कह लो पैरामीट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं इसे। तो मैं अगर इसके जगह इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या होगा, x1 की जगह मैं लिख सकता हूँ r cos अल्फा कॉमा r sin अल्फा। अब बस कुछ नहीं करना, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या होगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू r। ये मुझे पता चल गई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये था पैरामीट्रिक फॉर्म, ये था पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म में क्या होता है, उस केस में हमारी जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है वो बराबर हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a
√1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर एम क्या है, एम जो स्लोप है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दे रखा है ये सर्कल की इक्वेशन है और ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर दैट ओरिजिन, उसकी रेडियस जो है ए है, और मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करूँ जिसका स्लोप जो है हाफ है, तो फिर आप जो क्या करोगे, रेडियस पुट करोगे, एम इज इक्वल्स टू हाफ पुट करोगे और उसकी आपको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टैंजेंट का पार्ट कवर हो जाता है, जहाँ पर हम एक पॉइंट पे टैंजेंट की बात करते हैं। फिर आ जाता है कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1 और ये मेरे पास कोई सर्कल है। ठीक है, अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन, दोनों टैंजेंट्स की कॉम्बाइन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो सेकेंड डिग्री आती है। अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और इसको मेमोराइज़ करना ज़रूरी भी है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि यही फॉर्मूला आपको पैराबोला में यूज़ होगा, हाइपरबोला में यूज़ होगा, इलिप्स में यूज़ होगा और अभी सर्कल में यूज़ हो रहा है। कंसेप्ट सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला वहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। टी का मीनिंग आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, वाई की जगह y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से आप टी फाइंड आउट कर सकते हो। अब s का क्या मीनिंग है, s का मीनिंग ये है कि मान लेते हैं अगर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो x की जगह आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर, और S1 की जगह आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन में ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की जगह आपको टी की वैल्यू लिख लेनी, वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो आपको एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिली, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसकी हम इक्वेशन कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग है, वैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोल पोलार का कंसेप्ट तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आप एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे और इनके जो टच पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, अगर दोनों को ज्वाइन कर दो तो जो कॉर्ड बनी, इस कॉर्ड को हम कह देंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अब मुझे क्या क्वेश्चन क्या कहेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करो। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि अगर ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1 और ये मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, तो फिर अगर मैं यहाँ से टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी उसकी इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है वो भी t इज इक्वल टू 0 होती है। डिफरेंस क्या है, अगर पॉइंट इस जगह लाई करेगा तो वो टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, बाहर लाई करेगा तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी, और अभी हम आगे देखेंगे कि वो अंदर लाई करेगा तो वो पोलार की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन सेम रहेगी, टी इज इक्वल टू 0 मतलब x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सेम रहेगी। तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। मतलब कि मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे उस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट कर दो जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। मतलब कि अगर यहाँ से मैं कॉर्ड ड्रॉ करूँ, वो दिस इज इक्वल टू दिस हो रहा है, तो अब इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास जो पॉइंट है वो है x1, y1 और मेरे पास सर्कल है सेंटर दैट ओरिजिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्टेड एट दिस गिवन पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू s1, t क्या है x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, और s1 क्या है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, t को आपको x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1 और s1 के लिए क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूला जो है बाकी सारे कॉनिक सेक्शंस पे भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल की डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं किसी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करूँ और इस टैंजेंट से परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर अब मुझे क्या करना है, इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सर्कल का जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करते हैं। सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास कर लेता है। मान लेते हैं सेंटर 0,0, तो फिर सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो फिर उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, इस केस में जहाँ पर सेंटर ओरिजिन है। तो मुझे ये पता चल गया y इज इक्वल टू mx, जहाँ पर m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या 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 कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देगा या स्लोप ऑफ टैंजेंट दे देगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा जिससे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ में आप एक चीज़ कंबाइन करोगे कि नॉर्मल जो सेंटर से पास करते हैं, उस तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो। ये था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कंसेप्ट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स टैंजेंट। अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर मेरे पास दो सर्कल्स है, एक सर्कल इस तरह से और दूसरा सर्कल इस तरह से, तो फिर अगर मैं दोनों की कॉमन टैंजेंट्स की बात करूं तो वो 4 कॉमन टैंजेंट्स बनेगी इस केस में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। वो कौन सी होगी, पहली एक यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर हो जाएगी जिसको इस पॉइंट पे टच कर दिए, चौथी यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास दो सर्कल्स दे रखे एक दूसरे से अपार्ट तक कट नहीं कर रहे, तो वहाँ पर 4 टैंजेंट्स बनेगी। दो इस तरह से बनेगी जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैंजेंट्स, और दो जो क्रॉस में बनेगी इन्हें हम कह देंगे ये ट्रांसवर्स टैंजेंट है। तो डायरेक्ट टैंजेंट और ट्रांसवर्स टैंजेंट का मीनिंग हमने समझ लिया। मतलब कि क्या है, अगर ये डायरेक्टली टच करिए दोनों सर्कल्स को, वो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है। अगर इस तरह से क्रॉस बना रही, वो हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। तो ये हमने देख लिया डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर पहले सर्कल की रेडियस r1 है, दूसरे सर्कल की रेडियस r2 है, मुझे ये वाला भी पॉइंट पता है पॉइंट ए, और ये वाला भी पता है पॉइंट बी, तो फिर पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि ए बी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं पी, ये कोलिनियर हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ए और बी, ये जो सेगमेंट है ए बी सेगमेंट, इसको जो पॉइंट पी है, ए बी सेगमेंट को जो पॉइंट पी है वो R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ए बी को पॉइंट पी R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और साथ में अगर मैं इस पॉइंट को, जो मेरे पास ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, मान लेते हैं ये टी है, ये जो पॉइंट टी है वो ए बी सेगमेंट को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। ये इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको इनके सेंटर्स पता है, रेडियस पता है, तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट और ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन क्या है और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन क्या है। इसके लिए अब इसका मेथड सिंपल हो गया। कैसे, आपको ये वाला पॉइंट पता चल गया, आप क्या करो, कोई से भी एक सर्कल पे, मान लेते ये सर्कल है, इस पे डबल टैंजेंट्स ड्रॉ कर दो, पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ कर दो, तो उनकी जो इक्वेशन आएगी SS1 = T² से, वही जो ट्रांसवर्स टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। सिंपली उसी तरह से आप अगर इस पॉइंट से किसी भी सर्कल पे इक्वेशन ड्रॉ करते हो, तो फिर वो जो दोनों सर्कल्स पे टैंजेंट होगी। तो मैं हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। मतलब कि दो सर्कल्स के बीच के एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास पहला सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, सेंटर यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिए, रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का एंगल। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट्स ड्रॉ करूँ,
तो उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो मेरे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब एंगल बिटवीन टू सर्कल्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r1 r2। ये कोसाइन रूल से सिमिलर है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको ये वाला ट्रायंगल R1 R2 और क्या कहते हैं D, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको आपको कंसिडर करना है। तो कॉस थीटा आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R1 R2। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑर्थोगोनल सर्कल्स का। ऑर्थोगोनल सर्कल्स का क्या मीनिंग हुआ, नाम में आ रहा है ऑर्थोगोनल, मतलब कि दो सर्कल्स जो 90 डिग्री पे एक दूसरे से, मतलब कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90 डिग्री ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जब ये ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा जब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा। तो रिजल्टेंट मेरे पास आ गया कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। अगर दो सर्कल्स मेरे पास हैं और दोनों सर्कल्स इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, तो फिर जो दोनों सर्कल्स हो गए वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो गए। या फिर अगर आप ये कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते तो बॉक्स में दूसरी कंडीशन भी लिखी हुई है। वो कौन सी कंडीशन है कि आपको जो है R1 की जगह इनके अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो R1 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं J, F और C की टर्म्स में। सिमिलरली R2 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और D को भी आप जो है J, F और C की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो उनको सब्स्टिट्यूट करके आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स को आप उससे चेक कर सकते हो। या फिर ये वाला भी फॉर्मूला अच्छा है, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिया एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोल एंड पोलार। पोल एंड पोलार का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं इसके अंदर कोई पॉइंट ले लूँ, मान लेते हैं x1, y1, ये मेरे पास एक पॉइंट है x1, y1। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं उनको ड्रॉ करने वाला हूँ। मान लेते हैं मैंने एक ये कॉर्ड ड्रॉ किया, एक ये कॉर्ड ड्रॉ किया और एक कोई और कॉर्ड ड्रॉ किया। इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड्स जितने भी पास करते ड्रॉ कर लिए। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मैं मान लेते मैंने एक ये वाली कॉर्ड ली, इस वाले कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करके रख लेता हूँ। सिमिलरली दूसरी जो कॉर्ड है उसका भी एंड पॉइंट्स पे जो है टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करके रख लेता हूँ। और यही सेम प्रोसेस बाकी सारे कॉर्ड्स के साथ भी करता हूँ कि एंड पॉइंट्स पे टैंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करके रख लिया। तो फिर जो मेरे पास उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की लोकस बनेगा, मतलब कि उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को जोड़ने पे जो मेरे पास लोकस बनेगा वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मतलब कि इस तरह से मेरे पास सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएंगे और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो ये है हमारी एक थ्योरम। और ये पोल पोलार से कैसे कनेक्टेड है, पोल पोलार से इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर ये सब हो रहा है तो फिर इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये पॉइंट पोल है और ये लाइन हो जाएगी मेरे पास पोलार। तो ये हमने डिस्कस किया कि पोल क्या होता है, पोलार क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम पोलार की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो पोलार की इक्वेशन फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड क्या है, T इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टैंजेंट से सिमिलर है। T इज इक्वल टू 0 इसके लिए भी होगा। तो हमने पोलार के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। सर फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्या मीनिंग है कि अगर मेरे पास दो सर्कल्स है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं, इनकी एक रेडिकल एक्सिस होगी। रेडिकल एक्सिस का क्या मतलब है कि एक ऐसी लाइन जिसपे मैं कोई से भी एक पॉइंट लेता हूँ तो इससे अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो दोनों की लेंथ सेम होगी। इस टाइप की लाइन को हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। और इसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो वो हो जाएगा S1 माइनस S2, मतलब कि दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपका पास आएगा वो हो जाएगा रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है, मेन पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मेरे पास दो सर्कल्स हैं और उनकी एक रेडिकल एक्सिस आ रही है तो सिस्टम ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनके पास सेम रेडिकल एक्सिस है, जिनके पास सेम रेडिकल एक्सिस है, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम कह देंगे कि उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि करना क्या है, मेरे पास ये पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, उनकी एक रेडिकल एक्सिस है। क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्कल जिनके पास सेम रेडिकल एक्सिस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है, S1
प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, वो क्या है S1 माइनस S2, ये मेरे पास आ गया S1 माइनस S2। तो इस तरह से जो है आप फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास एक सर्कल है और एक लाइन है जो इसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं उन सब की फैमिली हो जाएगी मेरे पास S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0, जहाँ पर L लाइन की इक्वेशन है और S क्या सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सर्कल चैप्टर में आते हैं जे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए। तो एक रिविजन लेक्चर था, अब नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाय।